आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोगों के बीच जो मैं एमसीक्यू प्रश्नों का श्रृंखला लेकर चल रहा हूं, आज उसका 5वां पार्ट बिल्कुल उसी अंदाज में आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। इस पार्ट में भी हम सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला जो प्रश्न है वह है, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बसौली शैली में प्रयुक्त कीट पंख तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या था और इस शैली के किस चित्रकार ने गीत गोविंद का चित्रण 1730 ईस्वी में किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बसौली शैली पहाड़ी चित्रकला का सबसे प्राचीन शैली है। हमने इसके पहले भी प्रश्नों पर इस पे चर्चा भी किया था। राजा कृपाल पाल ने बसौली शैली को सर्वाधिक संरक्षण दिया था, या कहें तो इनके शासनकाल में ही बसौली शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और बसौली शैली में पंडित सेऊ के ज्येष्ठ पुत्र मानकू ने यहाँ पर बसौली में 1730 ईस्वी में, इसको आप लोग नोट करते चलिए कि 1730 में मानकू ने गीत गोविंद की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की थी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि इस शैली के किस चित्रकार ने गीत गोविंद का चित्रण 1730 ईस्वी में किया था। तो मानकू ने किया था, जो कि पंडित सेऊ का ज्येष्ठ पुत्र था। और राजा कृपाल पाल के शासनकाल में यह शैली जो थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और राजा कृपाल पाल ने रस मंजरी का चित्रण कराया था। अगर प्रश्न पूछ ले कि बसौली शैली में रस मंजरी का चित्रण किसने करवाया था या किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो उसका उत्तर होगा राजा कृपाल पाल। ठीक है। और 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? मानकू ने किया था, जो कि पंडित सेऊ का ज्येष्ठ पुत्र था। तो इसका उत्तर होगा आभूषणों में पन्ना जैसी चमक दिखाने हेतु मानकू। कीट पंख तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कीट पंख तकनीक के बारे में भी हमने बताया था कि आभूषणों में चमक दिखाने के लिए कीट पंखों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा आभूषणों में पन्ना जैसी चमक दिखाने हेतु। ठीक है, इसका उद्देश्य था। और गीत गोविंद का चित्रण 1730 ईस्वी में मानकू ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित सिंघल अवदान चित्र का कथानक क्या है और इस गुफा को चित्रशाला कहने का वास्तविक आधार क्या है? अब देखिए, प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता जा रहा है। अगर आयोग आपसे कठिन भी प्रश्न पूछ ले, हाँ, डायरेक्ट प्रश्न के बजाय आपसे तार्किक प्रश्न पूछ ले, तो उसका भी उत्तर आप लोगों के पास रहे। इसीलिए मैं प्रश्नों का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड लेकर गया हूँ इस श्रृंखला में। आगे की भी श्रृंखलाओं में प्रश्नों का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, हार्ड रहेगा। तो आप लोग उसी अंदाज में अपने को तैयार करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित सिंघल अवदान चित्र का कथानक क्या है और इस गुफा को चित्रशाला कहने का वास्तविक आधार क्या है? तो गुफा संख्या 17 अजंता में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, इसी कारण इसे चित्रशाला कहा जाता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा,
राजकुमार सिंघल की समुद्री यात्रा और विजय, और यह इसे गुफा संख्या 17 को हम चित्रशाला क्यों कहते हैं? तो सर्वाधिक सुरक्षित और विविध चित्रों के कारण हम इसे चित्रशाला कहते हैं। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले तो 29 ही गुफा थी, लेकिन बाद में एक और गुफा मिली थी जिसे हम 15 के नाम से जानते हैं, और यह इस गुफा को लेकर कुल 30 गुफाएं हैं। और अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित चित्र मिले हैं। बुद्ध के जातक कथाओं का अजंता के चित्रों में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकार मिस्किन किस विशिष्ट विधा के लिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध था, और उसके द्वारा चित्रित गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण की क्या तकनीकी विशेषता है? 1585 से 90 ईस्वी के दौरान गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण की का चित्र बनाया था मिस्किन, जो कि अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसमें पूछा गया है कि अकबर के दरबार में वो प्रसिद्ध चित्रकार तो था, लेकिन उसकी तकनीकी विशेषता क्या है? तो उसकी तकनीकी विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय प्रभाव वाले परिदृश्य और पशु चित्रण, त्रिआयामी, जिसे हम 3D प्रभाव कहते हैं। तो मिस्किन अकबर के काल का एक हिंदू चित्रकार था। वह पशुओं का चित्रण के लिए अद्वितीय था। जैसे जहांगीर के शासन में उस्ताद मंसूर पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, उसी तरह से अकबर के शासनकाल में मिस्किन प्रसिद्ध था। और इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण, जो कि यहाँ से अगर एक प्रश्न पूछ ले आपसे कि गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण यह चित्र किस पुराण का हिस्सा है या किस पुराण का भाग है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण यह हरिवंश पुराण का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। कांगड़ा शैली की वह कौन सी विशेषता है जिसे संसार चंद के समय रंगों का काव्य कहा गया, और यहाँ प्रयुक्त लाल रंग का प्रतीक क्या है? तो कांगड़ा शैली की वह कौन सी विशेषता है जिसे संसार चंद के समय रंगों का काव्य कहा गया, और यहाँ प्रयुक्त लाल रंग का प्रतीक क्या है? यह प्रश्न बिल्कुल नवीन प्रश्न है। कभी भी किसी भी परीक्षा में अभी तक यह नहीं प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसका उत्तर सभी को मालूम है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कांगड़ा शैली की वह कौन सी विशेषता है जिसे संसार चंद के समय रंगों का काव्य कहा गया? क्या कहा गया? रंगों का काव्य कहा गया। और यहाँ प्रयुक्त लाल रंग का
प्रतीक क्या है? तो यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कांगड़ा शैली में हमने देखा है कि बहुत कोमल और मुलायम रंगों से वहाँ चित्र बनाए गए हैं और चित्रों में एक अलग ही भाव था जिसे हम प्रेम भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा शैली में या पहाड़ी शैली में सर्वाधिक चित्र राधा और कृष्ण के प्रेम के मिले हैं। तो वहाँ के चित्रों में प्रेम भाव था। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कोमल रंगों का सामंजस्य और प्रेम भाव, श्रृंगार और प्रेम का प्रतीक। यहाँ प्रयुक्त लाल रंग का प्रतीक क्या है? लाल रंग को हम जानते हैं कि वह श्रृंगार और प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है लाल रंग की। ठीक है, तो कोमल रंगों का सामंजस्य और प्रेम भाव यह कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की सबसे प्रसिद्ध शैली है और यहीं से सर्वाधिक पहाड़ी शैली से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न है कि हमें तो यह पता है कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, लेकिन कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य किसने कहा था या यह नाम किसने दिया था? अगर यह प्रश्न पूछ ले तो इसका उत्तर 99% बच्चों के पास नहीं होगा कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य या किसने कहा था या रंगों के काव्य का नाम किसने दिया था। तो इसका उत्तर होगा लॉरेंस वियन। लॉरेंस विनयन ने इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रंगों का काव्य। ठीक है, लाल रंग का महत्व प्रेम और श्रृंगार का प्रतीक है। नायिकाओं के जो स्वकिया परकिया सामान्य 3 प्रकार की नायिकाएं कांगड़ा शैली में मिली हैं। तो नायिकाओं के वस्त्रों और उनकी पृष्ठभूमि में जो जिस रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है वह लाल रंग ही है। ठीक है, और कांगड़ा शैली के शासक कौन थे जिनके समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो उसका उत्तर तो सभी को पता है कि राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान ही कांगड़ा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, राजा रवि वर्मा के उन चित्रों को क्या कहा जाता है जो लिथोग्राफी द्वारा तैयार किए गए थे और इनमें कीमियागिरी जैसी चमक लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? अब देखिए 2 प्रश्न हैं इसमें। राजा रवि वर्मा के उन चित्रों को क्या कहा जाता है जो लिथोग्राफी द्वारा तैयार किए गए थे? तो लिथोग्राफी द्वारा जो तैयार किए गए थे उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? तो और उसके बाद इनमें कीमियागिरी जैसी चमक लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर तो पता है कि लिथोग्राफी से जो तैयार किए जाते थे चित्र उसे हम ओलियोग्राफ कहते थे और इनमें कीमियागिरी जैसी चमक लाने के लिए हम वार्निश का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर होगा ओलियोग्राफ और वार्निश। ठीक है, राजा रवि वर्मा भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक हैं। इन्होंने यूरोपीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए भारत में तैल रंग के चित्र परंपरा का इन्होंने शुरुआत किया था। इन्हें भारत का रूबेंस
एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है। और राजा रवि वर्मा को भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में जो कैलेंडर्स आते हैं उन कैलेंडर्स में जो चित्र बने होते हैं राधा कृष्ण के या माता सीता और राम के, ये जो चित्र बने मिलते हैं यशोदा और कृष्ण के, ये सारे चित्र राजा रवि वर्मा के ही हैं। इसीलिए इन्हें कैलेंडर कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही सर माधव राव की सहायता से 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। और उससे इन्होंने चित्र बनाने का उससे इन्होंने ओलियोग्राफ तकनीक से चित्र बनाने का तकनीक विकसित किया, और उससे जो चित्र बनते थे उसे हम ओलियोग्राफ से कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। और वह प्रश्न क्या था? मैंने प्रश्न पूछा था कि लिथोग्राफी प्रेस से छपने वाला पहला चित्र कौन सा था। तो इस वीडियो में मैं उसका उत्तर दे देता हूं कि लिथोग्राफी प्रेस से छपने वाला पहला चित्र था शकुंतला का जन्म। शकुंतला का जन्म यह लिथोग्राफी प्रेस से छपने वाला पहला चित्र है, शकुंतला का जन्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का बना हल, सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो उस काल की कलात्मक और कृषि उन्नति को दर्शाते हैं? तो मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनौली से। बनौली जो कि हरियाणा में स्थित है, यहीं से सरसों के ढेर भी प्राप्त हुए हैं, जो उस काल की कलात्मक और कृषि उन्नति को दर्शाते थे। बनौली जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के कहाँ पर बनौली कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित है, और यहीं से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। शतरंज पद्धति के बजाय अर्धवृत्ताकार गलियां भी यहाँ मिली हैं, और मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, तो बनौली जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आर्यभट्ट ने 1974 ईस्वी में बनौली की खोज की थी। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से मिट्टी का बना हल और सरसों के ढेर, खिलौने, मृदभांड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न है कि मुगल चित्रशाला में मीर सैयद अली जुदाई द्वारा तैयार दास्तान-ए-अमीर हमजा, जिसे हम हमजा नामा के नाम से जानते हैं, के चित्रों का आधार सूती कपड़ा क्यों चुना गया, और इसमें कुल कितने चित्र थे? 67.5 × 50 सेंटीमीटर का
चित्र बना था हमजानामा, और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें यही प्रश्न पूछा गया है कि हमजानामा के जो चित्र हैं वह किस पात्र पर बनाए गए थे। कागज़ पर बनाए गए थे या कपड़े पर बनाए गए थे या लकड़ी पर बनाए गए थे। तो उसका उत्तर तो सभी को पता है कि हमजानामा का जो चित्र है वह कपड़े पर बनाया गया था। लेकिन इसमें पूछा है कि हमजानामा के चित्रों के लिए सूती कपड़ा ही क्यों चुना और उसमें कुल कितने चित्र बनाए गए थे। तो हमजानामा में कुल 1400 चित्र बनाए गए थे। कुल कितने चित्र बनाए गए थे? 1400 चित्र बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि हमजानामा में कुल 14 खंड थे। हमजानामा में कुल कितने खंड थे? 14 खंड थे और कुल 1400 चित्र बनाए गए थे। 1400 चित्र बनाए गए थे। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमजानामा के केवल 150 चित्र सुरक्षित है। और हमजानामा वर्तमान में किस संग्रहालय में है, अगर यह भी पूछ ले तो इसका उत्तर होगा वियना संग्रहालय में है। लिख लीजिएगा कि वियना संग्रहालय में हमजानामा के चित्र सुरक्षित हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? विशाल आकार और रंग सोखने की क्षमता और 1400 चित्र। सूती कपड़ा पानी को सोख लेता है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में लोग सूती कपड़े को पहनते हैं कि वह पसीना को सोख ले। तो विशाल आकार और रंग सोखने की क्षमता की वजह से ही हमजानामा के चित्रों के लिए सूती कपड़े का प्रयोग किया गया था। और इसमें कुल 1400 चित्र बनाए गए थे, क्योंकि 14 खंड थे और प्रत्येक खंड में 100 चित्र बनाए गए थे। इसी कारण इसमें कुल 1400 चित्र बनाए गए थे। और यह वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो यह वर्तमान में वियना संग्रहालय में सुरक्षित है। और हमजानामा के जो चित्र हैं इस पर तो इसकी जो शुरुआत थी वह हुमायूं ने की थी, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? तो इसे पूरा करवाया था अकबर ने। और इस चित्र में ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो हुमायूं के समय में यह शुरू हुआ था और अकबर के समय में इसे पूरा किया गया था। 67.5 सेंटीमीटर गुणते 50 सेंटीमीटर के विशाल आकार पर यह चित्र बनाए गए थे। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इधर कहीं लिख भी देता हूँ कि जो सूती कपड़ा का साइज़ था वह क्या साइज़ था। तो उस साइज़ को आप लिख लीजिए कि 67.5, कहीं 68 भी है, और गुणते 50.5 सेंटीमीटर के कपड़े पर इस हमजानामा को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को शिल्प गुरु कहा जाता है और उनके द्वारा निर्मित प्रतीक्षारत बुद्ध चित्र की क्या विशेषता है? तो बंगाल शैली में शिल्प गुरु किसे कहा जाता था? यह प्रश्न बहुत ही कठिन है, क्योंकि शिल्प गुरु आप अवनींद्रनाथ टैगोर को भी कह सकते हैं, आप नंदलाल बोस को भी कह सकते हैं, आप असित कुमार हलदार को भी कह सकते हैं,
छितेंद्रनाथ मजूमदार को भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी के जो शिष्य हैं वह आज भी, और इन सभी के शिष्य जो हैं वह चित्रकारिता में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो शिल्प गुरु इन सभी को कहा जा सकता है। लेकिन प्रतीक्षारत बुद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इस चित्र को नंदलाल बोस ने बनाया था। और इस चित्र की क्या विशेषता है? तो इस चित्र की विशेषता यह है कि टेम्परा और रेखाओं का वेग। टेम्परा तकनीक के लिए नंदलाल बोस प्रसिद्ध थे। नंदलाल बोस ने ही नव बंगाल शैली को विकसित किया था। और इन्हें यह अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। और नंदलाल बोस ने 1937 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए मिट्टी के चित्रों की श्रृंखला बनाई। ठीक थी। और नंदलाल बोस को ही 1954 में प्रथम पद्म विभूषण मिला था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नंदलाल बोस को ही 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसे आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। नंदलाल बोस के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा भी करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हम समकालीन कलाकारों में भी हमने नंदलाल बोस पे काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था। लेकिन आगे और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अमृता शेरगिल के चित्रों में प्रयुक्त लाल और सुनहरे पीले रंगों का स्रोत क्या है? और उन्होंने भारतीय चित्रकला को किस पाश्चात्य बंधन से मुक्त किया था? तो अमृता शेरगिल के चित्रों में प्रयुक्त लाल और सुनहरे पीले रंगों का स्रोत क्या है? और उन्होंने भारतीय चित्रकला को किस पाश्चात्य बंधन से मुक्त किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भारतीय खनिज रंग और मिट्टी, अकादमिक यथार्थवाद। ठीक है, शैलीगत क्रांति। तो अमृता ने भारतीय कला को राजा रवि वर्मा के फोटो जैसे दिखने वाले चित्रों से मुक्त कर उसे आधुनिकता और भावनात्मक गहराई दी थी। ठीक है, राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वह फोटो जैसे दिखते थे, क्योंकि तैल रंग से राजा रवि वर्मा चित्र बनाते थे और उनके चित्रों में इतनी सफाई होती थी कि वह चित्र फोटो जैसे दिखने लगते थे, कि जैसे किसी ने खींचकर इस चित्र को बना दिया है। इस तरह के चित्र बनाते थे। लेकिन अमृता शेरगिल के चित्रों में आधुनिकता और भावनात्मक गहराइयों का जो था वह प्रभाव बहुत था। अमृता शेरगिल एक हंगेरियन चित्रकार थी और भारत में के शिमला के समर हिल में उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था। इसके पहले वाले प्रश्नों में भी हमने चर्चा किया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि अमृता शेरगिल को लाल रंग बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही पसंद था। और इनके चित्रों में विषाद देखने को मिलता है, दुख देखने को मिलता है, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन जो था वह सुखद नहीं था। इसी कारण इनके चित्रों में विषाद देखने को मिलता है। और हमने कुछ चित्रों के बारे में भी बताया था। ठीक है,
तो उन सब के बारे में आप लोग अच्छे से डिटेल में तैयार कर लीजिए। देखिए, जो समकालीन कलाकार हैं, इस MCQ में उनके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा नहीं किया जा सकता। तो जो महत्वपूर्ण 14-15 समकालीन कलाकार हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने इसके पहले वाले भी वीडियो में भी कहा था। ठीक है, तो भारतीय खनिज रंग और मिट्टी, अकादमिक यथार्थवाद, यह इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के व्यंग्य चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था और उन्होंने किस पुस्तक के लिए 1917 में अद्भुत लोक श्रृंखला तैयार की थी। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, जो कि भारत का प्रथम घनवादी कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है और भारत का प्रथम राजनीतिक कार्टूनिस्ट भी इन्हें कहा जा सकता है। यह व्यंग्य चित्र बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को भारत का प्रथम राजनीतिक कार्टूनिस्ट भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा कहीं पे, इसमें स्पेस नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गगनेंद्र नाथ टैगोर को भारत का प्रथम राजनीतिक कार्टूनिस्ट भी कहा जाता है और उन्होंने वास और घनवाद के अलावा व्यंग्य चित्रों के माध्यम से समाज की बुराइयों पे कहें तो प्रहार किया था या सामने लाया था। ठीक है, इन्होंने अद्भुत लोक, यह उनके कार्टूनों का एक एल्बम था जिसमें उन्होंने बंगाली बाबुओं की पाश्चात्य नकल और पंडों के पाखंड का मजाक उड़ाया था। लेकिन इसमें प्रश्न है कि उन्होंने किस पुस्तक के लिए 1917 में अद्भुत लोक श्रृंखला तैयार की थी। तो इसका उत्तर होगा कि तत्कालीन बंगाली समाज और रूढ़िवादिता पर कटाक्ष, रिफॉर्म्स ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, यह जो है इसका उत्तर यही होगा मेरे विचार से कि रिफॉर्म्स ऑफ ब्राह्मण्स में इन्होंने कार्टून, चूंकि यह कार्टून चित्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका उत्तर यही होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हमने पहले ही बताया था कि यह भारत के प्रथम घनवादी कलाकार थे, भारत के प्रथम राजनीतिक कार्टूनिस्ट कलाकार थे, व्यंग्य चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अवनींद्र नाथ टैगोर के यह बड़े भाई थे और बंगाल शैली के यह एक प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे चित्रों की रचना की है, जिनमें अधिकतर चित्रों में कटाक्ष देखने को मिलता है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे कई प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे एक प्रश्न मैं आप लोगों के बीच छोड़ कर जा रहा हूँ कि गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार किसने कहा था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार किसने कहा था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं इस श्रृंखला को क्या कहें, इस पार्ट को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। 35 मिनट से अधिक का वीडियो हो गया है, तो इसलिए हम आज का जो पार्ट है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम फिर आप लोगों के सामने
उपलब्ध होंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जी जान से तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा में इस बार विलंब नहीं होगा। परीक्षा अपने तय समय पर होगी और आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।